हेलो फ्रेंड्स, 12 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 14 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है नो हेडवे इन टॉक्स ओवर डिस्पोजल ऑफ बॉडीज इन मणिपुर। तो ये मणिपुर गवर्नमेंट अभी निगोशिएट कर रही है विद द ट्राइबल पॉपुलेशन। यहाँ पे ये ट्राइबल्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सितंबर 2015 से। जो रिसेंटली हमने देखा था मणिपुर इशू, जो नेशनल हाईवे ब्लॉकेड हुआ था, वो था नवंबर 2016 से। और वो थे नागा ट्राइबल्स। तो नागा पॉपुलेशन यहाँ पे यूनाइटेड नागा काउंसिल ने वो प्रोटेस्ट किया था। ये ट्राइबल ग्रुप्स जो है ये सितंबर 2015 में यहाँ पे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें 9 लोग की डेथ हो गई थी। उसमें से सिर्फ एक ही बॉडी अब तक क्लेम की गई है, बाकी 8 बॉडीज अभी भी मुर्दा घर में ऐसे मॉर्ग में पड़ी है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि यहाँ पे कंसिलिएशन हो, और ट्राइबल एक्टिविस्ट अपनी डिमांड्स जो है वो जो सामने रख रहे हैं वो काफी मोर है, काफी ज्यादा है जो पहले वो लोग डिमांड कर रहे थे। तो वो चाहते हैं कि ये 6 शेड्यूल का प्रोविजन जो है वो एक्सटेंड किया जाए इनके हिल एरियाज में भी। वो चाहते हैं कि जो 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स प्लान की गई थी, प्रपोज की गई थी, जिसके अगेंस्ट यूनाइटेड नागा काउंसिल भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको स्क्रैप किया जाए, रोल बैक किया जाए। नई डिस्ट्रिक्ट उनके लिए जो वो चाहते हैं वो बनाई जाए। और फिर इवन जो ये 9 लोगों की डेथ हो गई थी, उनको एक्स ग्रेड या 10 लाख पर पर्सन मिले नेक्स्ट टू किन को, और एक 1 लाख और गवर्नमेंट जॉब मिले उनको जो इस सितंबर 2015 प्रोटेस्ट में इंजर हुए थे। तो ये उनके डिमांड्स है। वो चाहते हैं कि इनर लाइन परमिट यहाँ पे लाई जाए। तो ये इनर लाइन परमिट बिल जो है वो मणिपुर स्टेट असेंबली के सामने, तो वो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये इनर लाइन परमिट जो है वो क्या होता है कि जो आउटसाइडर्स यहाँ पे आएंगे उनको रेगुलेट करने के लिए प्रोविजन होता है। तो ये ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और इंडियन सिटीजन फिर वो प्रोटेक्टेड एरिया में इस इनर लाइन परमिट के साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए। तो ये इनर लाइन परमिट सिस्टम ब्रिटिशर्स के टाइम से स्टार्ट किया गया था, और ये फिलहाल है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में, यहाँ रीजन्स में है। तो इस बारे में भी उनका डिमांड है। तो वही है। तो अब यहाँ पे वही जो गवर्नमेंट चाहती है कि ये डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज को अब डिसेंट ब्यूरियल दिया जाए। फिर नेक्स्ट है बैनिंग ऑनलाइन प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कंटेंट डेंजरस। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो वो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, पीसीपीएनडीटी एक्ट, प्रीनेटल एंड प्रीकंसेप्शन सेक्स डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट। तो ये एक्ट के सेक्शन 22 के अंदर ये एडवर्टाइज करना, सेक्स डिटर्मिनेशन एडवर्टाइजमेंट्स करना बैंड है। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट काफी महीनों से अब केस हियरिंग कर रहे हैं। तो इधर जो सर्च इंजिन है, मेजर सर्च इंजिन लाइक गूगल, याहू, इन माइक्रोसॉफ्ट, इनको भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि इनको ये ऑनलाइन कंटेंट रेगुलेट करना चाहिए, ऑनलाइन सेक्स एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं सर्च में लाना चाहिए। तो इसके ऊपर अब क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि एनीबडी सर्चिंग के प्रीनेटल प्रीकंसेप्शन सेक्स डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के बारे में अगर कोई सर्च कर रहा है तो क्या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए? तो वो क्वेश्चन रेस किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं ऐसा तो डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जनरल प्रोहिबिशन होगा सारे ऑनलाइन कंटेंट पे, तो ये फंडामेंटल राइट टू नो को स्टॉप कर रहा है। तो ये तो एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन सीकर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहेगा कि ये टेक्निक्स क्या क्या है। तो उसी लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा जनरल प्रोहिबिशन नहीं हो सकता है, दैट विल गो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है अंडर आर्टिकल 19(1)(a। तो यू हैव द राइट टू नो। तो वो अभी एक स्टेटमेंट है। फिर अगला है HIV लॉ प्रोमिसेस इक्वालिटी। तो HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2017 ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। तो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड है। HIV इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हाउसिंग, हेल्थ केयर, कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन वायलेशन होगा तो फिर पनिशमेंट भी है, फाइन भी है। उनको पब्लिक प्राइवेट ऑफिस में, इंश्योरेंस सच में भी उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इवन अनफेयर ट्रीटमेंट बैंड है उनका, उनको एक्सेस करने से, पब्लिक फैसिलिटीज एक्सेस करने से स्टॉप नहीं कर सकते, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, कहीं भी। और इवन यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनके बारे में पब्लिश करना या फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट HIV पीपल लाना, उसको भी पनिशेबल किया गया। फिर एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी जो है इस HIV के ट्रीटमेंट के लिए, इसके लिए भी प्रोविजंस किए गए हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया जब बिल डिस्कस किया जा रहा था कि इट इज एश्योरिंग एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर HIV एड्स एज फार एज पॉसिबल। सो एज फार एज पॉसिबल के ऊपर जो एक्टिविस्ट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट अश्योरेंस दे रही है पर एज फार एज पॉसिबल कह रही है, तो अश्योरेंस क्या हुआ? तो जितना गवर्नमेंट कर पाएगी उतना करेगी। तो
वो एक पॉइंट थी। फिर अगला है विजिट टू इंडिया वाज ह्यूजली सेटिस्फाइंग सेज शेख हसीना। सो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनकी इंडियन विजिट, इंडिया की विजिट कंक्लूड हुई, काफी एमओयू साइन हुए, डील साइन हुई। एक पॉइंट जो थी वो तीस्ता वाटर शेयरिंग पे थी। तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, कि उन्होंने कहा कि तीस्ता वाटर शेयरिंग डिफिकल्ट होगा। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को भी सामने लाया था कि ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, तो तीस्ता वाटर फ्लो भी अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, तो तीस्ता वाटर शेयरिंग तो नहीं हो सकती। पर और जो बाकी स्मॉलर रिवर्स है वो उन्होंने प्रपोज किया कि ऑल्टरनेटिव प्रपोजल अगर आता है, जो वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में रिवर्स फ्लो हो रही है, उनके ऊपर कोई प्रपोजल फाइनलाइज किया जा सकता है। तो ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सामने रखा। तो उसके ऊपर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना कह रहे कि ऑलरेडी इंडिया ने गजल दोबा बैरेज यहाँ पे बनाया, गजल दोबा पॉइंट पे। तो ये डैम जो उन्होंने बनाया तीस्ता वाटर से, तब उस टाइम पे तो बांग्लादेश ने प्रोटेस्ट नहीं किया, पर अब उनको इसका रिजल्ट पता चल रहा है, तो इसकी वजह से भी बांग्लादेश में शॉर्टेज हो रही है पानी की, तो तीस्ता पे ये डैम बनाने की वजह से। तो वो एक पॉइंट उन्होंने रेस कहा है। और उन्होंने कहा है कि हमको भी पावर रिक्वायरमेंट है, तो वाटर शेयरिंग इक्वल बेसिस पे, इक्विटेबल बेसिस पे होना जरूरी है। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट नॉन कमिटल ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड नोट्स। तो ये स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लायबिलिटीज एक्ट जो है उस बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ये केस हियरिंग कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये कहा, क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट ने जल्द क्यों विंडो क्लोज कर दी, जब कहा गया था कि तब मनी ओल्ड करेंसी एक्सचेंज किया जाएगा, फिर उसको प्रीपोन क्यों किया गया, बैक ट्रैक क्यों हुई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये डिसीजन लिया गया था ये देख के कि माल प्रैक्टिसेस, इरेगुलरिटीज काफी बढ़ गई थी, इसीलिए ये विंडो को इधर रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने ये कहा है कि पहले ये केस की हियरिंग होगी, तो ये जुलाई 2017 में हियरिंग होगी, फिर डिसीजन लिया जाएगा। उन्होंने कोई अश्योरेंस नहीं दिया है कि ओल्ड नोट जो है अभी भी एक्सचेंज किए जा सकते, उसके ऊपर कोई अश्योरेंस सुप्रीम कोर्ट ने देने से दिया ही नहीं। फिर अगला है यूनिसेफ सीक्स हेल्प फ्रॉम इस्लामिक बॉडीज टू अचीव वैक्सीनेशन गोल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी फेब 2017 से मीजल्स रूबेला वैक्सीन लॉन्च किया है। तो ये वैक्सीन के अगेंस्ट भी मिथ्स, रूमर्स जो है, अफवाहें फैल रही है, स्पेशली अमंग्स द मुस्लिम कम्युनिटी। तो वो यहाँ पे ऐसी अफवाह है कि ये गवर्नमेंट का एक स्टेप है ताकि मुस्लिम्स का पॉपुलेशन आगे ना बढ़े, उनको टारगेट करते हुए ये वैक्सीन बनाया गया है। तो ये मिथ्स को क्लियर करना काफी जरूरी है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ भी यहाँ पे सामने आई है। उन्होंने आउटरीच किया है, वो उर्दू मीडिया से एंगेज हो रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि ये वैक्सीन में ट्रस्ट लाया जा सके, ये इम्यूनाइजेशन के अगेंस्ट मिथ्स क्लियर हो सके, ताकि वैक्सीनेशन का एक्चुअल इफेक्ट है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि डिजीज एलिमिनेट हो, तो वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन नहीं होगा। तो सारा पॉपुलेशन कवर होना काफी जरूरी है, इसीलिए अब ये स्टेप लिए जा रहे हैं। तो ये जो मीजल्स वैक्सीनेशन तो था, तो मीजल्स की वजह से काफी डेथ्स होती है, चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय मीजल्स काफी ज्यादा है, तो मेजर कॉज ऑफ डेथ्स है इंडिया में भी और ग्लोबली भी। और ये रूबेला है, रूबेला इज ऑल्सो कॉल्ड जर्मन मीजल्स। तो ये जो है ये चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन देने की वजह से इसमें भी काफी इसमें डिजीज का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये जर्मन मीजल्स की ये माइल्ड वायरस है, एक्चुअली माइल्ड इन्फेक्शन होता है इससे। तो ये इसके अगेंस्ट अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में होता है तो उसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, इवन फीटल डिजीजेस, फेटल डिजीजेस भी हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड वगैरह, और अबॉर्शन वगैरह भी के भी चांसेस हो जाते हैं। तो वो एक जर्मन मीजल्स रूबेला के लिए भी अब वैक्सीन लाई जा रही है। तो यही है, तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 से लॉन्च किया है, एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में लॉन्च किया गया था, उसके अंदर अब ये मेजर प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो फिलहाल 11 डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो ये 11 डिजीजेस यहाँ मेंशन है। तो मीजल्स भी है, अब रूबेला भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस भी इंट्रोड्यूस किया गया, इवन पोलियो के लिए भी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लाई गई है, इवन एडल्ट वैक्सीन जैपनीज एन्सेफेलाइटिस के लिए भी इंट्रोड्यूस की गई है। हेपेटाइटिस बी ये लाया गया इन अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 2007, और फेब 2017 से मीजल्स रूबेला। तो ये ग्रेजुअली ऑल ओवर इंडिया कवरेज होगा। फिर अगला है G7 stands united on Syria. तो G7 group of 7 countries, so these are the 7 most industrialized countries. G8 में रशिया भी आती है, पर G7 is excluding रशिया। तो यहाँ पे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ये है यूएस, और एशिया से जापान।
तो ये नेशन है G7 मेंबर्स, इवन EU भी रिप्रेजेंटेड होती है G7 में। तो इन्होंने यहाँ पे इनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो यहाँ पे उन्होंने जो यूएस प्रेसिडेंट का स्टेप लिया गया कि आफ्टर अटैक्स, जो केमिकल अटैक्स हुए थे सीरिया में, तो उनको प्रेसिडेंट बशर असाद पे ब्लेम किया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट रिटेलिएशन में यूएस ने मिसाइल लॉन्च किए, तो उसको G7 मेंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन इस पे भी हुआ कि रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लाए जाए, तो उसमें कोई कंसेंसस नहीं आ पाया, अग्रीमेंट नहीं हो पाया, पर वो चाहते हैं कि रशिया भी साथ में आए और सीरियन गवर्नमेंट, बशर अल असद गवर्नमेंट जिनको वो सपोर्ट करे, उनके ऊपर प्रेशर डाले ताकि सीरियन क्राइसिस रिजॉल्व हो सके। फिर अगला है नेपाल टेबल्स न्यू बिल अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नेपाल में नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है। तो नेपाल के जो प्रेसिडेंट है प्रचंडा, तो वो फॉर्मर माओइस्ट लीडर है, तो वो उनका एंटी इंडिया स्टैंड जो है वो रहता है, प्रोमिनेंट है, मतलब इट्स इम्प्लाइड, वो पता चलता है। तो ये चाइना के साथ उनके काफी क्लोज रिलेशंस है। तो नेपाल में अब उन्होंने फिर से गवर्नमेंट बनाई है, बट इट्स अ गवर्नमेंट विथ सपोर्ट। तो जो बाकी नेपाली कांग्रेस है उनका भी सपोर्ट है उनको, और मधेसी पार्टीज ने भी उनको सपोर्ट किया। तो मधेसी जो पॉपुलेशन है ये इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन है, जो नेपाल में प्लेन्स में रहता है। तो ये इंडिया के बाउंड्री के पास यहाँ पे प्लेन्स पे ये मधेसी पॉपुलेशन है, और जो नेपाली पॉपुलेशन है पहाड़ी पॉपुलेशन हिली रीजन में रहता है। तो प्लेन्स में काफी डेंसिटी पॉपुलेशन की हाई है, मतलब कम एरिया है पर पॉपुलेशन ज्यादा है, और हिली रीजन ज्यादा एरिया है नेपाल का पर पॉपुलेशन वाइज स्पार्सली पॉपुलेटेड है, तो वो पॉपुलेशन वाइज कम है। तो यहाँ पे जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, डिलिमिटेशन, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे बनाई गई थी कि मधेसीज उससे खुश नहीं थे, इवन नए डिस्ट्रिक्ट जो बनाए गए थे उनसे वो खुश नहीं थे, तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब फाइनली जब वो गवर्नमेंट का भी पार्ट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाया गया है, तो उनके डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। तो स्टेट बाउंड्रीज रीडिमार्केशन किया जाएगा। लोकल इलेक्शन शेड्यूल्ड है मई 2017 में अब इन नेपाल। ये भी हमने न्यूज में देखा था कि चाइना कह रही है कि वो यहाँ लोकल इलेक्शन फंड करेंगे, तो ये उस बारे में है। तो ये 13 कम्युनिटी माने जाते हैं, 13 रीजन जो है जहाँ पे मधेसीज रहते हैं। फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट डिनाइज ऑफसेट टैरिफ टू टाटा अडानी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल का अवार्ड है। एपेलेट मतलब अपील में भी जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल के पास ये केस गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अदानी पावर और टाटा पावर जो गुजरात हरियाणा यहाँ पे पावर टैरिफ, पावर सप्लाई करते, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते, तो उनको उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, कहा था कि हम कंपेंसेटरी टैरिफ लेंगे कंज्यूमर्स से। तो ये चार्ज करने के लिए एपेलेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल ने भी उनको अलाउ किया। ये क्यों कंपेंसेटरी टैरिफ ले रहे थे, मतलब टैरिफ के ऊपर और कंपेंसेटरी टैरिफ भी ले रहे थे। वो कह रहे थे कि जो कोल अपने पावर प्लांट्स के लिए सोर्स करते, तो वो कोल इंडोनेशिया से आता था, और इंडोनेशिया ने 2010 में अपना कोल एक्सपोर्ट प्राइसेस चेंज कर दिया, उन्होंने उसको इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से अलाइन कर दिया, इस वजह से कोल प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो इसीलिए अब उनको ये कंपेंसेटरी टैरिफ वो चार्ज कर रहे कंज्यूमर से। तो ये अपहोल्ड किया गया था अपीलेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल से, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो पावर परचेज अग्रीमेंट्स होते हैं, तो ये उसमें फोर्स मेजूरा इवेंट के केस में आप ये कंपेंसेटरी टैरिफ वगैरह ऐसा ले सकते हो। फोर्स मेजूरा इवेंट मतलब कि आपके ऊपर प्रेशर फोर्स है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। पर अगर इंडोनेशिया अपने कोल प्राइसेस चेंज करते, एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज करती है, तो यू हैव द फ्रीडम। कहाँ लिखा है कि आप इंडोनेशिया से ही कोल लोगे, ऐसा कोई प्रोविजन तो है नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंपेंसेटरी टैरिफ नहीं चार्ज कर सकते। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को फिर से इस मैटर को देखना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि क्या रिलीफ मेजर्स मिलने चाहिए कंज्यूमर्स को। तो वो ये कह रहे, वो कह रहे फोर्स मेजूरा इवेंट वो हो सकता है जहाँ पे इंडियन पॉलिसी चेंज हुई है, उस वजह से उनके पास हेल्पलेसनेस है, वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। फिर अगला है जीएसटी एंड डेटा विल बी टोटली सिक्योर, सीईओ। तो जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, तो ये जो कंपनी सेटअप की गई है, तो इधर गवर्नमेंट स्टेक भी है और प्राइवेट एंटिटीज भी है। तो यहाँ पे ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे फॉर दी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारे टैक्स पेयर्स वगैरह को एक्सेस होगा। तो उन्होंने कहा यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, और आपका टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारा डिटेल हर एक स्टेज पे डालना होगा, तो ये सारा डिटेल आपका सिक्योर रहेगा। क्योंकि अगर जो कॉम्पिटिटर्स है, राइवल्स है, उनको आपकी डिटेल्स पता चल गई कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या, आप कैसे प्रॉफिट कितना रख रहे क्या, तो दैट विल बी एडवर्सली अफेक्टिंग योर बिजनेस। तो ये गवर्नमेंट समझती है, और उन्होंने कहा कि ये आपका डेटा कंप्लीटली सिक्योर है, दैट इज अश्योर्ड। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया।
तो ये हमने जीएसटी नेटवर्क भी पहले डिस्कस किया है। तो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिकॉज एट ईच जैसे वैल्यू एडेड टैक्स ही है ये, तो एट ईच स्टेज इनपुट्स चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, टैली होना चाहिए, तो उसके लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। तो ये पायलट बेसिस पे अब इसका ट्रायल्स भी चल रहे हैं, और जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा जीएसटी नेटवर्क भी इन प्लेस होना चाहिए। फिर अगला है एनटीपीसी बांग्लादेश वेंचर सिक्योर्स 1.6 बिलियन डॉलर्स। तो ये एनटीपीसी जो इंडियन पीएसयू है, इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है विद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड। तो यहाँ पे 50-50 जॉइंट वेंचर में वो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये कोल फायर थर्मल पावर प्लांट है। तो इसके लिए 1.6 बिलियन डॉलर्स एक्सिम बैंक ने भी इनको, इंडियन एक्सिम बैंक ने फाइनेंस किया। फिर अगला है ग्लोबल कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट बेल 2 मूव्स अ स्टेप फॉरवर्ड। तो ये बेल 2 एक्सपेरिमेंट जो है ये जापान में किया जा रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी वायलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है, तो इसके बारे में ये है। तो यहाँ पे इंडियन पार्टिसिपेशन भी है, इंडियन साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व है। अराउंड 23 कंट्रीज से 700 साइंटिस्ट इन्वॉल्व है ये एक्सपेरिमेंट में। जो जैसे सर्न एक्सपेरिमेंट है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च का, वैसे यहाँ पे ये जापान का एक्सपेरिमेंट। तो मेनी कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, इंडिया पार्टिसिपेशन भी है इंडियन साइंटिस्ट का, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड साइट्स पे भी और थ्योरेटिकल साइट्स पे। तो इस बारे में ये है बेल 2। फिर अगला न्यूज आइटम है सून डॉक्टर्स कैन सी अ फीवर। तो ये एक्चुअली इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये डेवलप किया है एक फेरोफ्लूइड इमल्शन। तो ये इमल्शन से बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर किया जा सकता है विदाउट गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। ऐसे तो टेम्परेचर यहाँ पे जो इमल्शन है यहाँ पे, तो इसके वजह से यहाँ पे टेम्परेचर सेंसिटिव पॉलीमर है ये, तो इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से कलर वेरिएशंस होते हैं। तो जो टेम्परेचर कलर वेरिएशंस के हिसाब से आपको पता चल सकता है कि टेम्परेचर कितना है। तो ये डेवलप किया गया है। और लास्ट न्यूज आइटम है रोबोटिक हैंड रॉक्स मैन्युफैक्चरिंग क्रेडल। तो ये ब्रेवो करके रोबो डेवलप किया गया है, मतलब ये ब्रेवो और रोबो का मिक्स है। तो ब्रेवो ये टाटा मोटर्स सब्सिडियरी टाल उन्होंने डेवलप किया। तो इंडिया का ये फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड इंडस्ट्रियल आर्टिकुलेटेड रोबो है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 वेरिएशंस में 2, 5 और 10 kg पेलोड्स ये ले सकते हैं। तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर हैंडलिंग पेलोड्स, तो जैसे रॉ मटेरियल मैनेज करने के लिए या प्रोडक्ट पैकेजिंग स्टेज पे ये रोबोज यूज किए जा सकते हैं। तो ये ह्यूमन लिफ्टिंग पोटेंशियल वाले रोबोज, तो ये डेवलप किए गए। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।